मैं अब निकल रही हूँ, ठीक है? मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मेट्रो बंदी होने वाली है, मैं चले जाऊँगी। चलो। और मैं बस निकल गई हूँ ऑफिस से, आ रही हूँ मैं। हेलो भाई, सोसाइटी के पास खड़ा हूँ, आजा 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 यार, क्यों नखरे क्यों कर रहा है, आजा, बाहर आओ। आ रहा हूँ यार मैं, छोड़। आ गया भाई, आ गया, बस आ गया, आ गया। अरे भाई, ये किसको देख रही है बार बार? दिल्ली की रातों में चलती एक औरत के कदम सिर्फ रास्ते की दूरी ही नहीं नाप रहे होते, बल्कि उस डर का बोझ भी उठाते हैं जो हर दिन उनके साथ चलता है। ये कहानी है उन औरतों की जो ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में रोज़ काम करती हैं। ये कहानी है उन सपनों की, उन हकीकतों की और उन संघर्षों की जिन्हें हम देखना नहीं चाहते या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। नमस्कार, हमारा ये प्रोजेक्ट वुमेन एट वर्क, राइट, सेफ्टी एंड इक्वालिटी कवर करता है दिल्ली में वुमेन को कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैं अशोक विहार नीमरी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें मेरी एक बेटी भी है और वो मेरी बेटी के लिए जो वो भी कॉलेज जाती है तो उसके कॉलेज से आने जाने के दौरान मुझे कुछ उसकी सेफ्टी के कुछ लेकर उसकी चिंताएं रहती हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको अपनी बेटी को रोज़ बाहर भेजते वक्त सबसे बड़ा डर क्या सताता है? जब मेरी बेटी बाहर जाती है तो सबसे पहले तो मुझे रास्ते में उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, इस चीज़ का डर लगता है। जैसे मेट्रो लेते हैं या किसी भी सर्विस से जाते हैं, कैब से जाते हैं या कुछ भी मेट्रो से जाते हैं, किसी बस से जाते हैं, तो उस वक्त ये डर लगता है कि उनके साथ किसी तरीके का गलत बिहेव कोई ना करे या रास्ते में कोई गलत लोग ना मिल जाएं। और भी इसी तरीके की चीज़ें जो बच्चों को, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर जो मुझे लगती हैं कि रास्ते में उनके साथ सब ठीक ठाक हो, वो अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाएं, कोई गलत लोग ना मिलें और उनको कुछ दिक्कत ना हो। So my name is Tarana and I'm a Kathak aspirant and I've been teaching Kathak since 12 years now. 12 सालों से मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। आप जब ट्रैवल करते हो या पब्लिक प्लेसेस में होते हो तो क्या आप सेफ फील करते हो? पब्लिक प्लेसेस में सेफ फील करना, अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और रेशो मेन का ज़्यादा है तो आई डोंट फील कंफर्टेबल एंड सेफ। एनसीआरबी के 2023 के डाटा के मुताबिक दिल्ली में रोज़ 3 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2022 में 14,158 वुमेन क्राइम केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें स्टॉकिंग, हरासमेंट और रेप केसेस शामिल थे। दिल्ली की वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 11 से 12% है, नेशनल एवरेज से भी कम। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक रिपोर्टेड केस के पीछे 4-5 अनरिपोर्टेड केसेस छुपे होते हैं। So
I am Professor M.N. Huda and Director of Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Applications and Management. आपके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वुमेन खुद को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेप्स कुछ सुप्रीम कोर्ट्स ने रेकमेंड किए हैं, कुछ गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रेकमेंड किए हैं। वो उन सब की बात मैं करूँगा, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि हम वर्क प्लेस या इंस्टीट्यूशंस को अपनी विमेन कोवर्कर्स के लिए एक सेकेंड होम बनाने की फीलिंग दें। उनको एक ऐसा इकोसिस्टम, एक सेफ इकोसिस्टम डेवलप करें जहां उनको ऐसा लगे कि मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में आई हूं। जैसे हमारे घर में माँ बहनें रहती हैं, अब वो सेफ़ महसूस करती हैं, क्या हम अपने इंस्टीट्यूशन को उस सेफ एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम नहीं दे सकते? और यही सबसे बड़ी चीज़ होगी जो हम उसको अपनी विमेन कोवर्कर्स को हम देना चाहिए हमें। स्कूल या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में क्या आपको सेफ्टी और रिस्पेक्ट मिलती है? हाँ, मैक्सिमम, बिकॉज मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ, तो मैक्सिमम हमें रिस्पेक्टफुल ही देखा जाता है और रिस्पेक्ट मिलती है। बट स्टिल कुछ मेल टीचर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ जगह पर हमें प्रॉब्लम्स आती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। वी हैव टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ ड्रेस कोड to gain that respect. Sometimes it happens like that also. इसमें अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय ने दिया है। यूजीसी की गाइडलाइन है उसके साथ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कुछ पॉश की गाइडलाइन है, उनसे रिलेटेड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो हमें बनाना चाहिए। अब वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की इंफॉर्मेशन को हमें पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि सब लोगों को पता रहे कि हमें किसी भी ज़रूरत के हिसाब से किन्हें कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह के एप्लीकेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अपने सभी दोनों तरह के मेल एंड फीमेल वर्क जो मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हों, जो स्टूडेंट्स हों, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो जैसे भारतीय विद्यापीठ जैसी संस्था लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से, पुलिस की हेल्प से बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग कराती रहती है। साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि एक ट्रस्ट और टुगेदरनेस इसमें डेवलप हो सके। एंड इसके साथ साथ लास्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटे ऐसे केसेस कहीं से रिपोर्ट होते हैं जहां कोई विमेन वर्कर ये कहे कि उसकी हैरासमेंट है, तो उस पर तुरंत कोई एक्शन प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन्हें पनिश करने का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि उस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से कोई भी आगे दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। और ये वो प्रिवेंटिव सिस्टम है या मैकेनिज्म है जिससे हम अपने को वर्कर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ होम जैसा फील, सेकेंड होम जैसा फील दिला सकें। जो हम बुक्स में वुमेन राइट पढ़ते हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी से कितना डिफरेंस है? विमेन राइट्स बोलने में, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई हैं, ऐसे नेगेटिव नहीं है सब कुछ, बट स्टिल अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। 2012 का निर्भया केस जिसने पूरे देश को हिला डाला, 2014 का उबर रेप केस जिसने दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर सवाल उठाया, 2024 का आरजेकर रेप केस जिसने दिल्ली की अस्पतालों की सेफ्टी पर सवाल उठाया। ये कहानियाँ हेडलाइन बनी, लेकिन ऐसी दर्दनाक कहानियाँ रोज़ होती हैं जो कभी सामने नहीं आती और दबी की दबी रह जाती हैं। My name is Vinita Tyagi and I am ACP presently in North District. I was earlier working as ACP Civil Lines. So, लॉ इन्फोर्समेंट के नज़रिए से आप दिल्ली के वर्क प्लेसेस में वुमेन सेफ्टी की करंट सिचुएशन को कैसे असेस करते हो? quite safe and secure मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि we are doing our job perfectly and properly. कई बार सिचुएशंस हो जाते हैं
तो इंसिडेंट्स तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम अदर स्टेट्स की बनिस्बत देखें या अदरवाइज भी दिल्ली काफ़ी सिक्योर है, सेफ है। और रात के टाइम यही चीज़ सबसे ज़्यादा डर लगाती है, क्योंकि जब रात हो जाती है तो कुछ सर्विसेज उन्हें लेनी पड़ती है, चाहे कैब की हो, ऑटो की हो, तो उस वक्त कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रिंक करके चलाते होते हैं। तो ये चीज़ बड़ा थ्रेट देती है कि हमारा बच्चा कहीं ऐसी किसी चीज़ को बुक ना कर ले जहाँ पे जो ड्राइवर है वो ड्रंक हो या कुछ हो। और सुनसान एरियाज़ में जब हमारा बच्चा आता है जिसमें 2 पॉइंट स्पॉट टू स्पॉट जाना है और उनके बीच में एरिया में गैप है इतना, और वहाँ पे कोई आसपास है नहीं, कोई बीट हाउस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पुलिस सर्विसेज नहीं होते हैं वहाँ पर भी डर लगता है कि उस वक्त अगर कोई बात होती है और हमारे बच्चा बाई चांस फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हमसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त हमें थ्रेट लगता है कि हमारा बच्चा सेफली घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। आपके एक्सपीरियंस में वुमेन को एकेडमिक या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सबसे कॉमन चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं? अब धीरे धीरे चैलेंजेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल को देखें तो चैलेंजेस बहुत थे। सबसे पहले जब वो घर से निकलती हैं तो उनको ऐसा लगता है, समाज के लोग कहते हैं ये बाहर जा रही हैं, मेल मेंबर्स के साथ रहेंगी, उनके साथ नौकरी करेंगी। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं या पढ़ने जाती हैं तो ऐसा लगता है ये काम लड़के कर सकते हैं और ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ये एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा इन्वायरमेंट है। अगला ये है कि जब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां लेट वर्किंग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क होता है, वहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है कि ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज कोई ऐसा हमें हमारे समाज का क्षेत्र नहीं है, हमारी सोसाइटी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पायलट बनना हो, चाहे वो सो मच सो कि डिफेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई करना हो, फॉरगेट अबाउट वर्किंग इन द ऑफिस एंड इन एनी ऑफ द शिफ्ट, इन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्ट में लड़कियां काम कर रही हैं। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि हम सारे लोग जो इस समाज के हैं, हमें ये समझना चाहिए कि वो आधी आबादी है और उस आधी आबादी को एक हम ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करके दें जहां वो अपने लिए कोई चैलेंज न समझें। इसके लिए अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कुछ करने की ज़रूरत है या हमें कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है जिससे ये समझ में आए कि जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनमें एक हौसला और हिम्मत आए कि हम अगर काम करने जाएंगे तो हमें लोग अलग नज़रिए से नहीं देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है इस वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो चेंजेस हो सकते थे मुझे लगता है वो हो चुके हैं, और इसके आगे अगर हमें विमेन सेफ्टी की बात करनी है तो हमें बच्चों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मेल मेंबर्स का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी यही है कि आप इंफ्रा चेंज करके या कोई भी ऐसी चीज चेंज करके, रूल्स रेगुलेशन इम्पोज करके नहीं वो चेंज ला सकते। आपको साइकोलॉजिकली चेंज करना पड़ेगा। वो एक लड़के की जो माइंडसेट है टुवर्ड्स गर्ल्स, वही चेंज करनी पड़ेगी। क्या आपने कुछ स्पेसिफिक एरियाज या सेक्टर में ज़्यादा इंसिडेंट्स या कंप्लेंट ऑब्जर्व की हैं जो वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो? हाँ, कुछ जैसे क्लस्टर एरिया है वहाँ जहाँ लेडीज़ को दोयम दर्जा मिला रहता है, सेकंड क्लास, या फिर अगर एरिया वाइज वैसे करें तो जहाँ थोड़ा सा डार्क प्लेसेस हैं, लाइट की एल्यूमिनेशन कम हुई या आइसोलेटेड एरिया हुआ थोड़ा, तो वहाँ थोड़ा सा हो जाता है इंसिडेंट ज़्यादा। तो वहाँ हम लोगों को अपना स्टाफ एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। एंड कभी कभी चूक सबसे हो सकती है तो वो इंसिडेंट तभी हो जाते हैं, अदरवाइज। वर्किंग वुमेन स्पेशली जो लेट आवर्स में काम करती हैं, उनसे आपको सबसे ज़्यादा कॉमन किस टाइप की कंप्लेन मिलती है? टीजिंग, स्टॉकिंग एंड फैमिली में वही वायलेंस, कभी मैट्रिमोनियल मैटर्स पे, कभी ओवर कंट्रोलिंग के लिए, वो वही उस तरह का। हर आदमी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, बस वही रीज़न है।
कई केसेस में विमेन हरासमेंट रिपोर्ट करने से हेजिटेट करती हैं सोशल स्टिग्मा के डर से। पुलिस कैसे हेल्प कर सकती है ये माइंडसेट चेंज करने में? इसमें हम स्कूल्स में कोशिश करते हैं पहले तो बच्चों को थोड़ा बहुत काउंसलिंग करने की, बेसिक नॉलेज देने की लॉ के बारे में भी, एंड साइकोलॉजिकल भी हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अदर एजेंसीज हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर्स से वो कहाँ कैसे करके बात करके क्या कर सकते हैं। सिमिलरली अब तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्कूल्स में भी प्रोवाइडेड हैं, एंड हमारे अपने पास भी दिल्ली पुलिस के उससे हायर्ड हैं, तो वो लोग भी काउंसलिंग का काम करते हैं। एंड हम लोग भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते रहते हैं, एंड वी आल्सो यूज्ड टू डू दैट। हाँ, स्टार्ट है। अब आप आराम से रिलैक्स हो जाओ और पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर ये सवाल पूछिए। Hello, this is Sumiti Kumari and I am 23 years old. I have done my master's in psychology from Delhi University. आपके हिसाब से आगे चलकर सोसाइटी में वुमेन सेफ्टी और सपोर्ट सिस्टम को लेकर क्या चेंजेस आने चाहिए? Okay. Firstly, the judicial system of India. This is the most important part जहाँ पे I guess गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, because of the weak judicial system or laws of India, जहाँ पे ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड जो कल्प्रिट है, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको ऐसी हिम्मत मिलती है, बस उनको पता है कि हाँ हमारा कुछ होने वाला है नहीं, सो दे डू थिंग्स कि हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द एजुकेशन अबाउट सेक्शुअल हरेसमेंट, एजुकेशन अबाउट द बैड टच, गुड टच। आपके हिसाब से दिल्ली की जो कंपनीज़ हैं वो अपनी फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स ले रही हैं, एंड और क्या किया जा सकता है? एक तो जो लेट आवर्स हैं उनमें अपने फीमेल स्टाफ के लिए प्रॉपर वेरीफाइड स्टाफ को लगाएं, एंड गाड़ियां प्रोवाइड कराएं पिक एंड ड्रॉप के लिए। मेरा नाम प्रीति है, मैं भारतीय विद्यापीठ में काम करती हूँ और मेरी एज 25 ईयर है। अगर आपको कभी लेट वर्किंग आवर तक काम करना पड़ जाए तो उस वक्त आपको सेफ फील होता है या एक्स्ट्रा कंसर्न रहते हो आप अपनी सेफ्टी को लेकर? जी नहीं, सेफ फील बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमें जाने में दिक्कत होती है। रात के टाइम कोई भी वूमन लेट नाइट तक काम करती है तो उनको सेफ फील कभी नहीं होता, वो अच्छे तरीके से घर पे नहीं जा पाती, हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ घटना ना हो जाए। और उसके साथ थोड़ा सा लड़कियों को भी बेसिक एजुकेशन रहना चाहिए, अपने लॉज के बारे में भी, अपनी पावर के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, थोड़ा पता हो तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, तो वो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब लेडीज़ का स्ट्रॉन्ग होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आपके कोई रिलेशन में रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें कभी किसी जगह पे सेफ फील ना हुआ हो, जैसे रात को या वर्क प्लेस में या कहीं भी? जी हाँ, मेरे कई रिलेटिव हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, और वो कई बार अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाते। जैसे वर्क करते समय बच्चे उनको परेशान करते हैं, और जैसे लेट नाइट तक काम करते वक्त उनको जाने वगैरह में दिक्कत होती है, तो वो सेफ फील नहीं कर पाते। उन्होंने कोई एक्शन लिया है उसके खिलाफ? एक्शन का तो जी नहीं, अभी तक तो कोई किसी की इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं करता। क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई मैकेनिज़्म है जहां वो कंपनीज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज के साथ कोऑर्डिनेट करके फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ सेफर एनवायरनमेंट इंश्योर करे? हाँ, हम लोग टाइम पे कंपनीज़ के साथ मीटिंग करते रहते हैं, ऑफिशियल्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टाफ के साथ,
स्कूल्स हुए या कहीं कंपनीज बड़ी भी हैं या छोटे भी हैं, या हमें कहीं थोड़ा लगता है कि बात करना ज़रूरी है, तो हम जाकर के हर जगह बात करने की कोशिश करते हैं। एंड बेसिक जो लॉ हैं, जैसे हरासमेंट एंड वर्क प्लेस या BNSS में भी जो नए लॉज तो वही हैं, रेप, टीजिंग और वो सब उस तरह का, लेकिन हम उस जो अब सेक्शंस न्यू बन गई हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज भी दे रहे हैं लोगों को भी एंड स्टाफ को भी। तो उसमें हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि वो कंपनीज लॉ को फॉलो करें। कभी कभी चूक हो जाता है या लैक ऑफ नॉलेज रहता है या जानबूझ के अनजान बने रहना चाहते हैं लोग, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं। आपको क्यों लगता है कि लोग इन सब चीज़ों से डरते हैं, एक्शन लेने से डरते हैं? ये इसलिए होता है कि कई लोगों के साथ कुछ भी घटना हो जाती है और वो सोचते हैं कि क्या ही फ़ायदा ऐसा करने से, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। वो सब इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते और इसीलिए वो उस चीज़ को वहीं दबा देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। क्या कल्चर और सोशल स्टिग्मास वुमेन को अपने सेफ्टी या हैरेसमेंट के एक्सपीरियंस ओपनली शेयर करने से रोक देते हैं? यस, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई विक्टिम है, उसके साथ ये चीज़ें कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो पहला जो स्टिग्मा बना पड़ा है कि इवन जो उनके क्लोज वंस हैं, द फैमिली फ्रेंड्स, वही रोक देते हैं कि हाँ आप शांत रहो। वो आपको ही ब्लेम करते हैं कभी कभी कि हाँ आप ही गलत हो, यू हैव ड्रेसअप लाइक दिस, और आपने ये चीज़ें करी हैं, आप इस टाइम पे बाहर क्यों निकले, या आप अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं किया तो हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। द मोस्ट कॉमन थिंग जो सुनी जाती है। देखो, मेरे हिसाब से इन जनरल लेडीज़ खुद इग्नोरेंट होती हैं। वो खुद बदनामी के डर से या कई बार नहीं आना चाहती पिक्चर में कि आप अदरवाइज देख लो, हमें छोड़ दो। क्योंकि मैं यहाँ प्रेजेंटली मैंने यूनिवर्सिटी एरिया देखा है, तो यहाँ मैंने देखा है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे या हमारी जॉब छुड़ा देंगे या एनी अदर रीज़न, तो वो सामने भी नहीं आना चाहती। तो वो थोड़ा सा हिम्मत तो रखना पड़ेगा। पहली बात, अगर क्राइम हो रहा है तो ज़रूर बताना चाहिए। उससे कोई भी इंसिडेंट लेट गो नहीं हो पाएगा, और लेट गो नहीं होगा तो उससे और लोगों को भी हिम्मत मिलती है एंड हमें भी प्रॉपर नॉलेज मिलती है। दूसरा, अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी को भी चाहिए और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि लड़कों को भी बताएं आज का जो समय है वो क्या है और किस तरह लेडीज़ के साथ कोऑपरेट करके उन्हें चलना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा सा वही मेल डोमिनेटिंग वाला है, तो वही इम्पैक्ट है दिमाग में और वो जाते जाते जाएगा। बहुत चेंजेस हैं। और अगर जो इंसान है जिसने ये चीज़ें करी हैं वो अगर पावरफुल है, देन तो फिर चीज़ें ना पुलिस सुनने वाली है, ना गवर्नमेंट, ना कुछ, तो चीज़ें होनी ही नहीं वाली है फिर तो। और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में जो कास्ट की चीज़ें होती हैं, रिलीजन चीज़ें होगी कि अगर कोई करने वाला अपर कास्ट का है, फिर तो आप कितना भी बोल लो, फिर चीज़ें आपकी सुनी नहीं जाने वाली है। एक जो मैं सजेस्ट लास्ट में करना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सब लड़की को पीछे से खींचने लगते हैं, सोसाइटी भी, पेरेंट्स भी, और उसके अलावा उनको कई बार हम इन जनरल कि कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, रात को क्यों गई थी, तो ये हम लोगों को थोड़ा अपने ऊपर, मतलब राइट है तो है, उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए, तो वो पता भी होना चाहिए गर्ल्स को भी। क्या आपको लगता है कि जो मीडिया है वो वुमेन के इश्यूज को असली रूप में दिखाती है या फिर एग्जैजुरेट करके दिखाती है? मीडिया जो है वुमेन्स के इशू को दिखाता, एक्चुअली जो होता है वही दिखाते हैं, लेकिन उनका वो खुद सिलेक्टिव होते हैं कि वो जो न्यूज़ वो पिक करें वो सेंसेशनल हो, सो दैट दे कैन गेट अ TRP।
ये तो होता ही है। तो मीडिया वाले दिखाते चीज़ सही है, लेकिन वो उनका जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि इस न्यूज़ से उन्हें टीआरपी मिलने वाली है या नहीं, ये है। पॉश एक्ट, हाँ वही वुमेन सेफ्टी इन वर्कप्लेसेस, एट वर्क प्लेस, साइन हाँ करवाते हैं सबसे। हाँ नहीं, अलग अलग सब जगह का अपना अलग है, और दिल्ली पुलिस का एक अलग पूरा। एक मिनट में पहुंच के वो वर्क प्लेसेस पर हरासमेंट रोकने के लिए 2013 में पॉश एक्ट बनाया गया। हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना ज़रूरी है, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों का होना मैंडेटरी है। सरकार ने भी कदम उठाए, जैसे कि पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्पलाइन डेस्क लगवाए गए, पिंक बूथ हेल्पलाइन और फ्री बसेस राइड्स, और बसेस में मार्शल। पर क्या ये ग्राउंड रियलिटी सच है? पॉश एक्ट से जो पॉश का एब्रीवेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो उसके लिए ये पूरा एक एक्ट तो बन के है ही रेडी। इसमें दिल्ली पुलिस का तो ये है कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं, क्योंकि सबके लिए बराबर है रूल्स, तो हर एजेंसी अपना ऑफिस में एक बनाते हैं कमेटी, इंटरनल कमेटी बनती है पहले उनकी, और अगर कोई हायर ऑफिसर या हायर रैंक का बंदा हो तो उसके लिए फिर सेंट्रलाइज कमेटी बनाई हुई है। उसमें कुछ मेंबर्स को बनाया हुआ है सेलेक्ट। एक उसमें एक तो जैसे जो भी ऑफिस का हेड है वो तो है ही, उसके अलावा लेडी सेकंड हेड रहती है जो प्रिजाइडिंग होती है ऑफिसर्स। उसमें मिनिमम 2 लेडीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं, और एक सोशल कोई एनजीओ से या कोई सोशल मेंबर भी रखते हैं, मतलब अदर देन कंपनी और एजेंसी। जैसे हमारे पुलिस में हैं तो या तो एडिशनल डीसीपी, डीसीपी या जॉइंट कमिश्नर, वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गई, एंड जो हेड है उस यूनिट का वो सुपरवाइज करेंगे, मतलब लीड वही करेंगे, मतलब रिपोर्ट बना करके जो कमेटी देगी वो उनको देगी, एंड ही हैव टू डिसाइड वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड। फैक्ट्स कमेटी ले आएगी, एंड मैं रही हूँ एक आध जगह, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रही हूँ एंड मेंबर भी रही हूँ वर्किंग। सोशल में हमारे पास एनजीओज में एक मेल मेंबर भी ज़रूर रखते हैं, ताकि ये ना हो कि जेंट्स के साथ अनजस्टिस हो। एंड बहुत अच्छा लॉ है मेरे हिसाब से, एंड जो लीगल एक्शन लेना होता है वो कमेटी सजेस्ट कर देती है अगर लेना है तो वो फिर फर्दर लीगैलिटी में दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट आती है उनके थ्रू, देन वी रजिस्टर केस। फाइनल जो डिसीजन कर लिया कमेटी ने, दैट इज़ फाइनल। उसकी अपील खाली सेशन कोर्ट में ही है बस। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वो सेशन कोर्ट में ही अपील जाएगी, अदरवाइज और कहीं उसकी कोई कंप्लेंट कुछ वो नहीं कर सकते। पॉश एक्ट जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कॉलेजेस में कैसे इम्प्लीमेंट या प्रमोट किए जाते हैं? पॉश एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है और इसमें काफ़ी हद तक बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट इसके आए हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट जनरेट हुए हैं। इसमें सबसे पहली पद्धति तो ये होती है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट थ्रू नोटिस बोर्ड्स एंड थ्रू वेरियस अदर मैकेनिज्म पब्लिसाइज किया जाता है। लोगों को इसके बारे में एक जागरूकता और अवेयरनेस दी जाती है, और फिर इसमें एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के तहत कंप्लेन रिसीव करने का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई कंप्लेन आती है तो उस पर इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए, जो इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करेगी, उससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशंस होगा, उस रिकमेंडेशंस पे एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान
हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक इनोवेटिव पॉलिसी ये करती हैं कि जैसे सजेशंस के लिए ड्रॉप बॉक्स होता है, चूँकि एक चैलेंज ये बहुत बड़ा है कि बहुत सारी हमारी जो विमेन को वर्कर्स हैं वो छोटी मोटी जब इनिशियल कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो रिपोर्ट करने से बहुत हेजिटेट करती हैं, रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये रिपोर्ट करने से जो हेजिटेशन का एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका ये है कि जैसे कंप्लेंट बॉक्स होता है वैसे शी बॉक्स पोर्टल, सी बॉक्स कॉन्सेप्ट है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है कि आप अपनी कंप्लेन, आप अपनी पीड़ा, आप अपनी तकलीफ उस पोर्टल पे या उस बॉक्स में डालें एंड रेगुलर बेसिस पे उसे ओपन किया जाए और कंप्लेंट रेजोल्यूशन का प्रोसेस इन प्लेस रखा जाए। आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखे हैं उन वुमेन में जो हैरेसमेंट से डर या अनसेफ एनवायरनमेंट में रहती हैं? सो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जो वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो कुछ भी चीज़ें करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हाँ मुझे कोई जज करेगा, मुझे ब्लेम करेंगे, अगर उनका कुछ गलत हो रहा है तो वो बोल नहीं पाते हैं। और ये अगर डर रहता है तो फिर इंसान साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है, इस वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि एंशियस बहुत एंजाइटी हो जाती है। इवन कभी कभी आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं, वो एंशियस हो जाती हैं। आप दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन सेफ्टी के ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी वुमेन सेफ्टी के लिए कि बच्चियाँ जो हैं जब घर से बाहर जाती हैं, अकेली होती हैं, तो उनके पास ऐसा नहीं होता कि हर जगह पेरेंट्स जा सकते हैं। जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उनके लिए कोई हेल्प ऐसा होना चाहिए जो बाहर भी उनको हेल्प करे। एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन रिमोट एरियाज में जहाँ पे लड़कियाँ अकेली जाती हैं और रास्ते में कुछ भी नहीं होता। और मेट्रोज में भी एक ही कोच बनाया हुआ है ना उन्होंने वुमेन के लिए, तो उसको भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। एक की जगह 2 कर दो, ज़रूरी तो नहीं है उस एक कोच में सारी की सारी लेडीज़ आ जाएंगी या लड़कियां आ जाएंगी, तो थोड़ा बढ़ा दो उसको। जो मेट्रो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियां पहुँचती हैं, वहाँ पे भी अगर कोई किसी वजह से परेशान है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, वहाँ एक लेडीज़ पुलिस स्टाफ उनकी हेल्प के लिए होना चाहिए, और वहाँ पे भी एक कंप्लेंट ऑफिस होना चाहिए, और वो कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं, उसमें ये नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, डायरेक्टली, क्योंकि हो सकता है उसको उसी वक्त इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत हो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। इंडिविजुअल वुमेन स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं सिटी में, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को सेफ फील कराएं और कॉन्फिडेंटली वर्क प्लेस ज्वाइन करें? करेज, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाहर निकल रहे हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ जा रही है तो उसको उसी के अकॉर्डिंगली हैंडल करना उन्हें आना चाहिए। हमेशा अच्छा नहीं चलता, कई बार गलत भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी उन्हें ये पता हो कि उन्हें क्या करना है। और दूसरा, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मतलब बेसिक लॉज, एटलीस्ट ये तो पता हो बेसिक कि हमारे साथ अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट करेंगे, कैसे किसी से हेल्प लेंगे, तो थोड़ा ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि वुमेन अपने राइट्स और लॉ के बारे में अवेयर हैं? अभी अवेयरनेस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे लगता है मेट्रो सिटीज़ में वुमेन्स जो हैं अपने जितने भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस है या उनके राइट्स है, उसको लेकर के दे नो एवरीथिंग। बट रूरल एरियाज में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर। डिपेंड करता है आपकी आप कहाँ से हैं। दिल्ली की सिचुएशंस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि यहाँ के सेफ्टी कंसर्न्स और कांस्टेंट विजिलेंस वुमेन्स के मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं? मेरा इस पे थोड़ा अलग ओपिनियन है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15-20 साल पहले तक ऐसा होता था, लेकिन अब जो जेनजेड की लड़कियां, जेनजी जिसे कहते हैं हम, ये जो जेनजी की लड़कियां आ रही हैं, ये बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड आई एम प्राउड दैट कि जो मेरे पास, मैंने बताया कि लगभग 4000 के आसपास, जिसमें से 3-3,500 के आसपास लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं, उनके कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को देखता हूं, उनकी अवेयरनेस को समझता हूं,
उनके अंदर जो एक आमतौर पे एक समझा जाता था कि लेडीज़ के बारे में कोई बात करना बहुत शर्म की है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बात करती हैं और अवेयरनेस है, उन्हें पता है कि कौन मुझे सही तरीके से बात कर रहा और कौन मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा, दे आर एबल टू डिफरेंशिएट इट। मुझे लग रहा है ये हमें छोटे शहरों तक, गाँव तक लेके जाने की बात चीज़ है, और ये जो कॉन्फिडेंस है, इससे समाज में जो डिस्पैरिटी का माहौल बन रहा था उसे हम दूर कर सकते हैं, और इसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत बड़ा है। एक फादर होने के नाते आपको पर्सनली क्या फेयर या कंसर्न्स होते हैं अपनी बेटी की सेफ्टी को लेके, स्पेशली दिल्ली में? मैं ये कहूँगा कि कंसर्न सिर्फ दिल्ली नहीं, हर जगह है। ये अलग बात है कि दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर तरह के चैलेंज भी ज़्यादा हैं, और एक फादर होने के नाते जब मेरी बच्ची घर से बाहर जाती है तो मुझे भी ये कंसर्न होता है कि कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगी, ये कौन सी ऑफिस में जा रही है, वहाँ क्या मेल फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं कि नहीं है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की गई है नहीं गई है, लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक लेडीज़ को वर्कर को या लेडीज़ स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये क्या जब तक घर वापस आएगी कोई रास्ते में से चैलेंज तो नहीं है, कोई चैलेंज आ रहा है तो वो घर आके बताने में हेजिटेशन तो नहीं फील हो रहा। और इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी लड़की के साथ बैठकर हम उनको टाइम दें, उनसे पूछें आज बेटा क्या किया आपने, कहाँ गए, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, सब ठीक था। हमें एक भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, पहली बात कि कोई चीज़ ना हो, दूसरी बात कि अपनी तरफ से कुछ पेरेंट पॉलिसीज़ लड़कियां जो लेती हैं वो हम उनको बताते हैं, तीसरी कि जब वो आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी घटना अगर होने वाली है तो शायद हम प्रिवेंटिव तरीके से उसे रोक सकें। बट येस, एज ए फादर कंसर्न रहता है, हर जगह कंसर्न है। दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है, भाग दौड़ की लाइफ ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ओवर क्राउडेड होता है, तो दिल्ली में कंसर्न ज़्यादा रहेगा, ये सच है। क्या आप अपने फीमेल गर्ल्स स्टूडेंट की टाइमिंग से रिलेटेड कंसर्न होते हो? 200%। मुझे 7 o'clock के बाद उन लगता है कि वो लोग घर चले जाएं, एंड इफ दे आर रीचिंग होम दे शुड टेक्स्ट मी, क्योंकि इतना सेफ नहीं है। दिल्ली तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अनसेफ है, गर्ल्स को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से पेरेंट्स को अपने बेटे और बेटियों को कौन से वैल्यूज़ और एडवाइसेस देने चाहिए ताकि एक सेफर सोसाइटी बन सके? सबसे पहली तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि एजुकेट, अपने लड़के लड़कियों को एजुकेट कीजिए। सेकंड ये है कि अपने लड़कों को लड़कियों को ये बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए कि समाज में जितनी लड़कियों से आप मिलोगे वो आपकी बहन के जैसे है, उसे आप अपनी बहन के जैसे, अपनी सिस्टर के जैसे ट्रीट करो। तो जिस नज़रिए से घर में हम अपनी बहन को ट्रीट करते हैं उसी नज़रिए से हम अपनी कोवर्कर हो या हमारी फ्रेंड्स हो, गर्ल्स फ्रेंड्स हो हमारी, जो स्कूल कॉलेजेस में हमारी क्लासरूम्स में होती हैं, इन सबको अपनी बहन के जैसे अगर हम ट्रीट करें तो ये एक बेसिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं कि हमें ये समझाना चाहिए कि कोई जो एक्टिविटी हो रही है उसमें किसी जेंडर के बेसिस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कोई अगर कहीं जा रहा हो तो उसे हमें गलत नज़रिए और गलत नीयत के साथ नहीं देखनी चाहिए। कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, जैसे स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं कि हम ये बता सकते हैं कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ सफिशिएंट लाइट है कि नहीं है, वहाँ लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं या नहीं हैं। हम ये देख सकते हैं कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि उनके रहन सहन बाकी तरीके का जो सिस्टम है उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कोई बड़ा भेदभाव या एक साइकोलॉजिकल फियर या मेंटल फियर की जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपने घर से शुरुआत करें। आमतौर पे हमने समाज में देखा है कि हमारे घर में अगर लड़की रात के 9 बजे वापस आ रही हो तो हम 10 सवाल अपनी लड़की से पूछना बहुत शायद फ़ख्र की बात समझते हैं एज ए पेरेंट कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, किसके साथ थी। लेकिन अगर मेरा लड़का 11 बजे रात में घर आ रहा हो तो हम ये नहीं पूछते और समझते इनको पूछने की क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस माइंडसेट से भी हमें बाहर आना चाहिए। जितनी तरबियत और जितनी स्ट्रिक्टनेस या जितनी नज़र हम लड़कियों पे रखना चाहते हैं उससे ज़्यादा नज़र अगर हम अपने लड़कों पे रखें और ये पूछें कि बेटा आप कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे, तो शायद ये जो एक समाज में माइंडसेट का डिफरेंस आया है वो कम हो जाएगा।
पेरेंट्स की या फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़कों को भी इक्वली बता के चलना। जैसे एक बार मेरी एक नॉन थी, उनका बेटा हुआ, शी सेड, बड़ा अच्छा क्यूट सा बच्चा था, शी सेड अब मेरा लौंडा लड़कियां छेड़ेगा। मैंने कहा, फिर मैं बोला, मैंने कहा मैं तुझे भी देखूंगी, तेरे लौंडे को भी देखूंगी, तू लेके आ इसको बाहर सड़क पे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए समाज में। अब हम उस पुरानी उसमें नहीं हैं, तो आगे बढ़ने के लिए अगर हम लड़कियों को बराबर कंधे से कंधा मिला करके ये चाहते हैं कि काम करें, तो उन्हें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना और ये लड़कों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट को इनफ अटेंशन मिल रहा है वुमेन सेफ्टी और वर्क प्लेसेस हैरेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में? मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ मिल रहा है वो शायद कम है, उस पर हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और इस वजह से जो रिसेंट गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, वो ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में साइकोलॉजिस्ट, रादर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को उनके नज़रिए से, उनके परसेप्शन से समझ के उनकी काउंसलिंग करें और उसमें क्या गलत है और क्या सही है वो समझाने की कोशिश करें। और उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करें कि अब सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशेंट का टाइम नहीं है, एक इमोशनल क्वोशेंट का भी टाइम है, जहां वो अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी ऑफिशियल लाइफ को, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना सीखें। अगर वो बैलेंस मेंटेन करना सीखेंगी तो बहुत हद तक जो एक मेंटल हेल्थ और प्रेशर और एगोनी की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में जो साइकोलॉजिस्ट, रादर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है, वो बहुत हद तक काउंसलिंग के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। वर्कप्लेस सिर्फ रोजी रोटी की नहीं, फ्रीडम और रिस्पेक्ट की जगह भी है। लेकिन दिल्ली में एक औरत को रोज अपने सपने और अपनी सेफ्टी के बीच समझौता करना पड़ता है। जब तक एक औरत ये महसूस ना करे कि वो इस देश में सेफ है, ये देश उसका भी है, तब तक डेवलपमेंट सिर्फ एक झूठा वादा है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये सवाल सिर्फ औरतों का नहीं, ये सवाल एक देश की जिम्मेदारी का है। सेफ्टी एक प्रिविलेज नहीं, सेफ्टी एक राइट है जो सबका है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है हरासमेंट से रिलेटेड जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? हाँ, जब मैं एक एक्सपीरियंस है मेरा खुद का पर्सनल। जब मैं 11 साल की थी तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक बार बस में ट्रैवल कर रही थी, हमें अपने मामा के घर पर जाना था। तो हमारे इकबाल जैसे शायर ने कहा कि वजूद ज़म से है तस्वीर कायनात में रंग। इसी के जो चमक धमक और जो समाज में जीने का तरीका है वो नारी हमें सिखाती है। जिंदगी में सिर्फ घर नहीं संभालती है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे समाज में हमारे साथ खड़ी होती है, हमारी ऑफिस को, हमारे घर को स्वर्ग बनाती है। एक कवि ने कहा है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेले ही काफी है, घर हो या ऑफिस उसे स्वर्ग बनाने के लिए।